हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड ट्यूब। मेरा नाम शिवानी मौर्य है और आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पर्यावरण की विषय वस्तु के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे थीम्स इन ईवीएस में कौन सी थीम्स के बारे में एनसीएफ ने बात की है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम समझेंगे शिक्षण के सिद्धांत के बारे में। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम जानेंगे विषय वस्तु की विशेषताओं के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको विषय वस्तु से अवगत कराना चाहती हूँ। जो विषय वस्तु है पर्यावरण की, वो किस तरीके से बनाई गई है। तो जो ईवीएस की बुक चलती है क्लास 3rd से 5th में, वहाँ पर पर्यावरण को समेकित रूप से पढ़ाया जाता है। तो समेकित रूप से पढ़ाया जाता है तो उसमें हमें और भी विषयों की आवश्यकता होती है। तो उसमें साइंस को इंक्लूड किया गया है, सोशल साइंस को इंक्लूड किया है और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो इस तरीके से उसको समेकित रूप से पढ़ाया जाता है, ना कि साइंस को और सोशल साइंस को अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ पे ईवीएस में ही ये सब पढ़ाया जाता है। बात रह गई क्लास फर्स्ट से सेकंड की। तो फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस की कोई बुक नहीं चलती है। ईवीएस की बुक 3rd से 5th में चलती है। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो विषय वस्तु जो है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विषय वस्तु शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। विषय वस्तु इतनी टफ नहीं होनी चाहिए कि लर्नर के समझ में ना आए और इतनी इजी भी नहीं होनी चाहिए कि लर्नर उससे ऊब जाए समझ के। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विषय वस्तु शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने और खोजने का मौका दे। जो विषय वस्तु है जब टीचर क्लास में पढ़ाए तो उसमें जो लर्नर हैं वो इस तरीके से इंगेज हों कि वो जो चीज़ उनको नहीं समझ में आ रही वो चीज़ वो टीचर से बराबर पूछते रहें। भयभीत होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ को लेके अगर आपको डाउट है तो आप क्लास में टीचर से पूछें। और रहा सवाल खोजने का, मौका देने का, तो अगर वो चीज़ आपको एक्सप्लोर करना है, समझना है, तो आप अपने इन्वायरमेंट में समझें, उस चीज़ को अपने सराउंडिंग्स में चीज़ें ढूंढें। और अगर टीचर उसका फील्ड वर्क करा रहा है या फिर कुछ भी प्रैक्टिकल करा रहा है तो उसके लिए यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विषय वस्तु शिक्षार्थियों में रट कर सीखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करे। तो यहाँ पे रोट मेमोराइजेशन को बिल्कुल से घटाने की प्रक्रिया के बारे में बात हुई है कि रोट मेमोराइजेशन को हमें बिल्कुल से हटाना है। विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि ये रटने का काम बिल्कुल से ख़त्म हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह शिक्षार्थियों के वैविध्यपूर्ण परिवेश पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करें। मान लीजिए एक क्लास है, वहाँ पे जितने भी लर्नर बैठे हुए हैं सबका अलग अलग बैकग्राउंड है। किसी का सोशल बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है, जो भी दूसरा लर्नर है उसका सोशल बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है, उसके लैंग्वेज अलग है, उसके थॉट्स अलग हैं, उसका कल्चर अलग है, उसका फूड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये इस चीज़ के बारे में बात हुई है। और जो कास्ट की बात करें अगर हम, तो जो कैटेगरीज हैं वहाँ से भी जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लर्नर बैठे हुए होते हैं, वो वहाँ पर उन सभी को समेकित रूप से और साथ में पढ़ाना है और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना है। हमें भेद नहीं करना है कि ये अलग जाति से है, मतलब SC ST से बिलोंग करता है। तो इन सभी चीज़ को हमें हटा के सभी लर्नर को एक साथ पढ़ाना है, समझाना है किसी चीज़ को, उनमें बिल्कुल से अंतर नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ये परिभाषाओं, शब्दावलियों एवं अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या न करें। तो ईवीएस का जो कंटेंट ऐसा तैयार किया गया है कि वहाँ पे सिर्फ परिभाषाओं पर बात ना हो कि परिभाषाओं से ही सब कुछ सिखाया जाए या शब्दावलियाँ ही रटाई जाएं, और अमूर्त अवधारणाएं जो वो सभी चीज़ जो ऑब्स्ट्रैक्ट है बिल्कुल से लर्नर के लिए, जिसको वो समझ नहीं सकता, जिसको वो देख नहीं सकता, ऐसी चीज़ बुक में उसके पाठ्य वस्तु में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, परिभाषाएं ही नहीं भरी होनी चाहिए, चीज़ें प्रैक्टिकल रूप से होनी चाहिए। और शब्दावलियों को हमें रटाना नहीं है लर्नर को कि शब्दावलियाँ रटाएं, हम परिभाषाएं रटाएं, या फिर ऐसे चिंतन की ओर हम इनको जोड़ दें जो वो समझ नहीं सकते, जो वो देख नहीं सकते। ऐसे कॉन्सेप्ट को बताएं, समझाएं जो वो देख सकते हैं, जो वो समझ सकते हैं, जो उनके परिवेश से रिलेवेंट करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह हस्तपरक क्रियाकलापों को बढ़ावा दे और सामूहिक क्रियाकलापों को भी। हस्तपरक क्रियाकलाप क्या है? जब लर्नर खुद से करके किसी चीज़ को सीखे समझे, लर्निंग बाय डूइंग वाला कॉन्सेप्ट। और सामूहिक क्रियाकलाप जो है, जब लर्नर मिलके किसी काम को करते हैं तो वो एक लर्निंग जो होती है वो बहुत ही अच्छी लर्निंग होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सहयोग के माध्यम से किया हुआ कार्य, उसमें वो जो उनको खुशी प्राप्त होती है और जो वो सीखते हैं वो एक अलग ही नज़रिया देता है क्लास को। सामूहिक सामूहिक अधिगम का ये जो सामूहिक क्रियाकलाप है, उससे जो लर्निंग होती है वो लर्नर में बहुत से
बहुत सी चीज़ों का विकास करती हैं उसमें। जैसे वो सहयोग का विकास हो जाता है उसमें उसमें वो एक दूसरे की लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं कि जो दूसरा लर्नर है वो कैसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके से वो काफ़ी चीज़ों को एक दूसरे से सीखते हैं। तो सामूहिक क्रियाकलाप भी ये इसकी विशेषता हुई एक विषय वस्तु की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह केवल पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों को ज्ञान का एकमात्र स्रोत के रूप में न प्रस्तुत करें। कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं सिर्फ उन्हीं से ज्ञान नहीं प्राप्त होना चाहिए और सिर्फ टीचर को समझा देने से ही नहीं सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए लर्नर को। लर्नर अपने इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ों को खोजे, उसके बारे में सीखे, अपनी कम्युनिटी में जाए, वहाँ पर उस चीज़ को देखे समझे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिक्षार्थियों को परिवार, समुदाय या अन्य माध्यमों जैसे समाचार पत्रों से ज्ञान अर्जित करने के लिए बढ़ावा दें। शिक्षार्थी जो हैं वो अपने जो ईवीएस से जो भी रिलेटेड टॉपिक उनको नहीं समझ में आ रहे हैं, जो चीज़ वो अपनी समाज में, अपने परिवार में, अपने समाचार पत्र के माध्यम से वो जो चीज़ खोज सकते हैं वो उनका भी सहारा लें। बिल्कुल से परिवार में पूछें, अपने समुदाय में, और न्यूज़पेपर में देखें तो न्यूज़पेपर में भी पर्यावरण से संबंधित बहुत से मुद्दे आते हैं। न सिर्फ अपने देश के बल्कि विदेश के भी वो पर्यावरण के मुद्दे को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें वास्तविक घटनाओं एवं दैनिक जीवन की समस्याओं का समावेश हो। तो बिल्कुल इसमें वास्तविक घटनाओं का समावेश होना चाहिए कि हमारे समाज में ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं पर्यावरण के संबंध में, और जीवन में हम ऐसी कौन सी अपने डेली लाइफ में हम ऐसी कौन सी समस्याओं को देख रहे हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं और विज्ञान से संबंधित है। ऐसी चीज़ों को उसमें समावेश करना चाहिए विषय वस्तु में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह शिक्षार्थियों को भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त करे। तो जो शिक्षार्थी हैं उनको उनके अंदर जो पूर्वाग्रह को लेकर जो डर है उन सभी चीज़ को बिल्कुल हटाना है, क्योंकि विद्यालय परिसर में भी ये जो पूर्वाग्रह वर्ड है ये इतना मतलब गलत तरीके से समाज में अभी भी व्याप्त है कि मतलब हम शिक्षार्थी और शिक्षक, पहली बात तो जो विद्यालय है वहाँ पर भी पूर्वाग्रह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलना चाहिए। और ये पूर्वाग्रह की जो समस्या है इसमें क्या है कि सबसे बड़ी समस्या ये सामने हमें देखने को मिलती है कि बिना किसी तथ्य के और बिना किसी तार्किक आधार के हम कुछ गलत अवधारणाएं बना लेते हैं। इसका सच से एक तो कोई लेना देना भी नहीं होता है, ऊपर से एक गलत अवधारणा बना लेते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं कि लड़कियों को कहा जाता है गणित में अधिक असफल होती हैं, या फिर यूँ कहें कि लड़कियां अच्छा गाना गाती हैं लड़कों की अपेक्षा। ठीक, इन दोनों उदाहरण को अगर हम समझें तो ये पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं। शिक्षक को विद्यालय प्रबंधन में किसी भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार और पूर्वाग्रह से बचना चाहिए और अपने शिक्षार्थियों को यानी कि अपने लर्नर्स को भी बचाना चाहिए इस चीज़ से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विषय वस्तु की भाषा। विषय वस्तु की भाषा शिक्षार्थियों की बोलचाल की भाषा हो, क्योंकि जो नोटबुक हो ईवीएस की वो बहुत ही ऐसे लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए कि लर्नर को समझ में ना आए। और दूसरी बात, जो लर्नर है उनकी जो लैंग्वेज होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे हिंदी भाषा को लेकर ही क्लास में आते हैं। वो हो सकता हो कोई खड़ी बोली हिंदी का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहा हो, लेकिन कोई दूसरा बच्चा हो सकता हो किसी दूसरे स्टेट से वहाँ पर आया हो और वहाँ पर पढ़ रहा हो उस विद्यालय में, तो वो अपनी मातृभाषा का ज़्यादातर प्रयोग करता है। लेकिन जो जो बुक है उसमें एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो सभी लर्नर को एक कर दे। उस चीज़ को पढ़ने के लिए और समझने के लिए लैंग्वेज बिल्कुल ही इजी होनी चाहिए और सभी लर्नर के समझ में आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे थीम्स के बारे में। एनसीएफ 2005 जो है इसने क्लास 3rd से 5th की जो ईवीएस की बुक हैं उसको 6 थीम में डिवाइड किया हुआ है बिल्कुल से। अब हम बात करते हैं इनकी थीम्स के बारे में। तो जो फर्स्ट थीम है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार एवं मित्र। अब इसमें भी कुछ सब थीम्स हैं जैसे रिलेशनशिप्स हो गए और वर्क एंड प्ले हो गया, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। तो ये किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, वो इस तरीके से कि इस थीम में क्या होता है कि परिवार क्या होता है इसके बारे में बताया जाता है, परिवार से हम क्या सीखते हैं इन सब से अवगत कराया जाता है, परिवार का क्या महत्व है और कौन कौन लोग परिवार में क्या क्या काम करते हैं, और पड़ोस में जो लोग हैं वो लोग भी मतलब अपने क्या कार्य कर रहे हैं, इन सभी चीज़ के बारे में
जब लोग अपने अपने कामों को नहीं करेंगे और खेल कौन कौन से हैं, इन सभी चीज़ के बारे में लर्नर इस थीम से अवगत होता है। जानवरों के बारे में और पौधों की विशेषताओं के बारे में और उनके उपयोग के बारे में जानना सीखता है इस थीम से। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थीम के बारे में, जो है फूड। इस थीम में क्या होता है, हमें लर्नर को फूड के टेस्ट के बारे में बताना होता है और डाइजेशन के बारे में बताना होता है, और जो भोजन है उनमें जो भी वैरायटीज़ है उसके बारे में हमें बात करनी होती है, और फ्रूट और वेजिटेबल्स के बारे में बताना होता है। जो वेजिटेबल्स हैं, ऐसा नहीं है कि सारी वेजिटेबल्स हमेशा इंडिया में ही फर्स्ट टाइम में पाई गई थी। कुछ चीज़ें हमें विदेश से मिली हुई हैं, जो विदेश से हम अपने देश में लेकर आए हैं, क्योंकि सारी सब्जियां जो हैं वो सब भारत में ही नहीं उगाई जाती थी शुरू में, वो हमें दूसरे देश से हम लेकर आए, तब उसके बाद कहीं जाके यहाँ भारत में उस चीज़ को, उसकी फसल हमने उगाना शुरू की। तो उसके बारे में अवगत कराना है भोजन के इस थीम के बारे में। थीम में हम जानते हैं, और भोजन को पकाना कैसे है इसके बारे में सिखाना, इसके बारे में बताना है, समझाना है लर्नर को। और इसका जो संरक्षण है, जैसे आपको आम पसंद है तो आम को आप कैसे आप पूरे वर्ष भर संरक्षित कर सकते हो, किन किन तरीकों से, और अगर आपको आम से जो भी चीज़ पसंद हो उसको आप बना के कैसे संरक्षित रख सकते हो। तो प्रिजर्वेशन के बारे में भी बताया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थीम के बारे में, जो है शेल्टर। इस थीम के अंतर्गत हमें लर्नर को इस बारे में बताना होता है कि जो शेल्टर है वो वहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग होता है, वहाँ का जो वातावरण है वहाँ के हिसाब से होता है। जैसे अब असम में आप देख लीजिए तो वहाँ जो घर बनाए जाते हैं वो जो बांस के पेड़ होते हैं, तो बांस के जो खम्भे, उसके खम्भे पर बनाए जाते हैं वहाँ पर मकान। तो क्योंकि वहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है, इसलिए वहाँ पर बांस के खम्भों का प्रयोग होता है। लद्दाख में देख लीजिए किस तरीके के मकान होते हैं वहाँ पर। और आप बात करें मैदानी क्षेत्र में, तो यहाँ के आवास बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से जो शेल्टर है उसका हम देखते हैं कि किस तरीके से कहाँ पर अलग अलग तरीके के शेल्टर बनाए जा रहे हैं, और इसमें रहन सहन कैसा है, उनका पहनावा क्या है, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में और मानव निर्मित आपदाओं के बारे में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उसके बारे में हम इस थीम के अंदर पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर के बारे में। तो पानी की आवश्यकता क्यों है, पानी क्यों आवश्यक है सभी इंडिविजुअल्स के लिए और सभी प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, इन सब चीज़ के बारे में हम जानते हैं। और जल प्रदूषण क्या है और जल जनित रोग कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वाटर के थीम में हम समझते हैं, देखते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेवल, यात्रा की। तो जो थीम डिवाइड की गई है, तो इसमें हम जैसे कि जो भी ऐतिहासिक स्थल है उनके बारे में जानते समझते हैं, और कौन से विदेशी यात्री भारत में आए थे उनके बारे में हम जानते समझते हैं। अब हम बात करते हैं थिंग्स वी मेक एंड डू, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमने 5 पॉइंट्स अभी मैंने बताया है, तो इसमें जो कार्य करने की जो भी टेक्निक्स हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया जाता है। थिंग्स वी मेक एंड डू, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षण के सिद्धांत में हम बात करते हैं क्रियाशीलता के सिद्धांत की। तो क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है ये करके सीखने पर एम्फेसाइज करता है। जैसे आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, आपने किताब में सीख लिया, किताब से पढ़ के, या फिर आपको टीचर ने बताया तो आपने सीख लिया, लेकिन अगर आप उस गतिविधि को अपने हाथों से करके देखें, करके सीखें उस चीज़ को, तो वो जो अधिगम होगा वो बिल्कुल स्थायी होगा। तो क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है वो करके सीखने पर एम्फेसाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो है रुचि का सिद्धांत। लर्निंग के इस प्रोसेस में अगर लर्नर में इंटरेस्ट ना हो और टीचर उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में लर्नर के अंदर इंटरेस्ट को न डेवलप कर पाए, तो फिर वो लर्निंग अच्छी नहीं होगी। क्योंकि बिना इंटरेस्ट के आप अगर लर्निंग करा रहे हैं तो लर्नर उसको सीखने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा, उसको सीख नहीं पाएगा, इंटरेस्ट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। आप सिर्फ पढ़ाते रहेंगे और लर्नर सिर्फ बैठ के सुनता रहेगा, उस चीज़ को समझेगा नहीं। तो इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। रुचि का सिद्धांत इंटरेस्ट के बारे में बात करता है कि लर्नर में इंटरेस्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रेरणा अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में। तो प्रेरणा अभिप्रेरणा जो है ये शिक्षण का एक मुख्य केंद्र बिंदु होता है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत शिक्षण को लक्ष्य निर्देशित बनाता है। कैसे बनाता है, जैसे शिक्षार्थी को वो आंतरिक रूप से बल प्रदान करता है जिससे वह निरंतर क्रियाशील रहता है और उस कार्य को करने में सफल होता है। तो प्रेरणा का सिद्धांत इस बारे में
ध्यान देता है, बात करता है। अब हम बात करते हैं नियोजन के सिद्धांत की। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण की एक योजना बनाई जाती है, टीचर के द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद शिक्षार्थी को अधिगम कराया जाता है और शिक्षार्थी की क्षमताओं योग्यताओं का ध्यान रखना चाहिए इसके अंतर्गत। तो ये जो सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत, इसमें पूरी तरीके से सिर्फ हमें प्लानिंग पे ध्यान देना होता है ताकि लर्नर उस चीज़ को सीख सकें। प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए उस टॉपिक को लेके। अब हम बात करते हैं निश्चित उद्देश्यों के सिद्धांत के बारे में। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है और अधिगम करवाया जाता है लर्नर से। जब शिक्षार्थी को यह पता होता है कि उसके अधिगम का लक्ष्य क्या है, तब वो उसे पूरे इंटरेस्ट के साथ सीखता है। अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की, जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। हम सभी जानते हैं कि हम सभी इंडिविजुअल एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं हर एक आस्पेक्ट में, चाहे हमारा थॉट प्रोसेस हो, चाहे हमारा लर्निंग का प्रोसेस हो, चाहे हमारी मेंटल एबिलिटीज से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस हो, तो हमारा बिल्कुल भी एक दूसरे में सिमिलरिटी नहीं है। सब हम डिफरेंट टाइप के हमारे थिंकिंग है, हमारे थॉट प्रोसेस है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर जो असर होता है वो हमारे वातावरण का प्रभाव होता है, दूसरा हमारे वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। जैसे आपकी हेरिडिटी होगी और जैसा आपका एटमॉस्फेयर होगा फैमिली का, आपके उस वातावरण का, वहाँ पर आप का जैसा वातावरण है उस तरीके से आप सोच सकेंगे। जैसे आप क्लास में ही देख लें तो जो लर्नर है, कुछ लर्नर जो है वो एक बार में ही समझ लेते हैं, कुछ लर्नर को उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करने पे आता है, कुछ लर्नर उस चीज़ को तुरंत सीख लेते हैं, कुछ बहुत देर से सीखते हैं, और किसी को प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझ में आता है, किसी चीज़ को करके सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये होता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं आवृत्ति का सिद्धांत। तो आवृत्ति का सिद्धांत क्या बात करता है कि आप जो चीज़ सीख रहे हैं या जो चीज़ सीख गए हैं, अगर आप उसी चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे एक समय के बाद, तो आप उस चीज़ को भूल जाएंगे, एक्सटेंशन हो जाएगी लर्निंग की वहीं पर। तो आप उस चीज़ को अगर सीखे हैं तो आपको एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए और उस लर्निंग को कंटिन्यू रखने के लिए, कि आपने जो सीखा है वो चीज़ कहीं गायब ना हो जाए, आपकी समझ से फिर से बिल्कुल गायब ना हो जाए। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि आवृत्ति का सिद्धांत दोबारा उस चीज़ को याद करने पर फोर्स करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोकतांत्रिक एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ज़्यादातर ग्रुप एक्टिविटी कराना ही बेस्ट होता है क्लासरूम में, क्योंकि वहाँ लर्नर एक दूसरे के साथ इंगेज करते हैं, और जब वो इंगेज करते हैं इस तरीके से तो वो अपनी बातों को, अपने विचार विमर्श को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपने थॉट आइडियाज़ को एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो समूह में जो गतिविधि कराई जाती है वो अधिगम जो है वो बिल्कुल स्थायी भी होता है और लर्नर उसे बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ करते हैं, एक दूसरे को सहयोग के माध्यम से वहाँ पे जो सीखते हैं वो। तो लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक मूल्य इस बात पर ध्यान देता है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।